तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप अप पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी की पुस्तक भारत लोक अर्थव्यवस्था, जिसका चैप्टर संख्या 5 अपन पढ़ रहे थे। इसके 4 जो लेक्चर है वो अपन ने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। आज अपन पढ़ेंगे 5वां लेक्चर इसी अध्याय का, और इसमें अपन पढ़ेंगे भारत में कृषि का विकास और भारत में कृषि से संबंधित समस्याएं। तो पहले अपन देखते हैं भारत में कृषि का विकास। दोस्तों, आज़ादी से पहले भारत में जो है कृषि एक दयनीय अवस्था में थी, बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में थी। यहाँ तक कि कई बार अकाल का या कई बार भूखमरी का सामना भारत को करना पड़ता था। तो भारत जो है आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता से पहले बहुत ही पिछड़ा हुआ था कृषि के मामले में। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत का 1/3 हिस्सा जो सिंचित क्षेत्र था, जहां पर सिंचाई की जाती थी, वो भी पाकिस्तान में चला गया। इससे और समस्याएं सामने आई, यानी कि 1947 में विभाजन के समय देश का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान में चला गया सिंचित भूमि का। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में क्या हुआ, जब यह समस्याएं सामने आने लगी, खाद्यान्न की कमी सामने आने लगी, तो सरकार को यह एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। और उसी समय पर जो तत्कालीन सरकार थी, जो तत्कालीन उस टाइम की गवर्नमेंट थी, उसने इस खाद्यान्न से संबंधित समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए 3 उपाय अपनाए। और वो 3 उपाय कौन कौन से थे? पहला उपाय था व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाना। दोस्तों, दोबारा से मैं बताता हूँ, खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है? जो खाने के लिए काम में लेते हैं, जिसमें अपन अनाज और दालें पढ़े थे। तो व्यापारिक फसलों के स्थान पर कौन सी फसलें उगाई जाए? खाद्यान्न फसलें उगाई जाए। पहला उपाय ये था। दूसरा उपाय क्या था? कृषि गहनता को बढ़ाना। कृषि गहनता मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एक्टिविटी या ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कृषि कार्य करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जाए, यानी कि गहन कृषि करना, भूमि का गहन उपयोग करना। तीसरा क्या उपाय था? कृषि योग्य बंजर भूमि, जो कृषि के योग्य थी लेकिन बंजर पड़ी हुई थी, जिस पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, यानी कि पिछले 5 सालों से अधिक समय से वो खाली पड़ी थी। इसके अलावा जो पड़ती भूमि थी उसको कृषि भूमि में बदला जाना, यानी कि बंजर भूमि और कृषि भूमि को, पड़ती भूमि को किसमें? कृषि भूमि में बदला जाना। ये तीनों उपाय गवर्नमेंट ने अपनाए थे। कौन कौन से? व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्य फसलें उगाई जाना, कृषि गहनता को बढ़ाना, कृषि योग्य बंजर भूमि और पड़ती भूमि को कृषि भूमि में कन्वर्ट करना, बदलना। ये 3 उपाय अपनाए। अब जब ये 3 उपाय अपनाए गए तो उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन क्या हुआ, 1950 तक आते आते क्या हुआ, ये उत्पादन स्थिर हो गया। यानी कि उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी वो रुक गई, स्थिर हो गई। और फिर जब ये समस्या सामने आने लगी कि उत्पादन में स्थिरता आ गई, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, खाद्यान्नों की लगातार मांग बढ़ रही थी और उत्पादन में स्थिरता आई, तो सरकार ने फिर से एक उपाय अपनाया, फिर से 2 उपाय अपनाए। वो 2 उपाय कौन कौन से थे? पहला था गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं IADP। और दूसरा था गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, यानी कि IIAAP, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, IADP, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, IAAP। इस तरीके से ये 2 कार्यक्रम चलाए। और जब ये कार्यक्रम चलाए तो थोड़ा बहुत इसका फायदा भी मिला, लेकिन फिर क्या हुआ, अकाल पड़े। 1960 के दशक में 2 लगातार सूखे पड़े, अकाल पड़े, जिससे और ज़्यादा ये जो समस्या है वो विकट हो गई, गंभीर हो गई। और जब ये समस्या और ज़्यादा गंभीर हुई तो फिर सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी। और यहाँ तक कि इतनी गंभीर समस्या हो गई थी कि हजारों लाखों की संख्या में लोग भूखे मरने लगे थे। और ब्रिटेन के अखबार में, न्यूज़पेपर में भारतीय लोगों की जो फोटो है वो कुत्तों से रोटी छीनते हुए दर्शाई जाने लगी थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम पे कितनी खतरनाक जो है खाद्यान्न की कमी थी। जब ऐसा हुआ तो फिर क्या किया सरकार ने? देखो, एक क्रांति आई, एक रेवोल्यूशन आया, और वो था हरित क्रांति। ये क्या था? देखो दोस्तों, 1960 के दशक के मध्य में, यानी कि 1960 के दशक के मध्य में क्या हुआ, सरकार ने पैकेज टेक्नोलॉजी के आधार पर, पैकेज प्रौद्योगिकी के आधार पर 2 हाइब्रिड वाले बीज मंगवाए।
खाद्यान्नों में मुख्य अनाज गेहूं और चावल, इसके हाइब्रिड बीज विदेशों से मंगवाए जो बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाले थे। और वो बीज कहाँ से मंगवाए गए? गेहूं के बीज मंगवाए गए मैक्सिको से और चावल के बीज मंगवाए गए फिलीपाइंस से, जो बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाले थे। जब ये बीज विदेशों से मंगवाकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में इन बीजों को लगाया गया। और जब इन बीजों को वहाँ पर लगाया गया, साथ ही जो जल की उपलब्धता है वो भी सुनिश्चित की गई, रासायनिक व जो कीटनाशक थे उनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई। इससे क्या हुआ कि खाद्यान्नों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और खाद्यान्न बहुत ज़्यादा उत्पादित हुआ, जिससे हरित क्रांति का नाम दिया गया। दोबारा से अपन देखते हैं, उस टाइम पर जो सरकार थी उसने पैकेज टेक्नोलॉजी के आधार पर हाइब्रिड यानी कि अधिक उत्पादन देने वाले जो बीज थे वो विदेशों से मंगवाए। गेहूं के बीज मैक्सिको से और चावल के बीज फिलीपाइन से मंगवाए। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में पैकेज टेक्नोलॉजी के आधार पर लगाया। साथ ही जल की उपलब्धता यानी कि सिंचाई की उपलब्ध करवाया गया, रासायनिक कीटनाशक वो उपलब्ध करवाए गए, कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए गए, जिससे खाद्यान्नों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। क्लियर है? अब दोस्तों, हरित क्रांति का नाम दिया गया, खाद्यान्न उत्पादित भी अच्छी तरीके से हुए। लेकिन हुआ क्या कि जिन राज्यों में ये प्रौद्योगिकी अपनाई गई, जहां पर ये बीज लगाए गए, वहां पर तो उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ। दूसरे जो क्षेत्र थे वो इसकी तुलना में पिछड़ गए, यानी कि प्रादेशिक असंतुलन उत्पन्न हो गया। दो प्रदेशों के बीच में असंतुलन उत्पन्न हो गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा, जबकि जो अन्य राज्य थे वो उत्पादन के मामले में पिछड़ गए। तो प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए सरकार ने 1988 में क्या किया? कृषि जलवायु नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। कौन सा कार्यक्रम? कृषि जलवायु नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। और ये कार्यक्रम क्या था? इसके तहत जो बारानी कृषि है, वर्षा निर्भर कृषि है, उसको बढ़ावा देना, साथ ही जो कृषि के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देना, और इसके अलावा कृषकों को जो खाद वगैरह है उन पर सब्सिडी यानी कि उन पर उन्हें सहायता देना और ऋण उपलब्ध करवाना, ऐसा कार्यक्रम सरकार ने चलाया। तो इस तरीके से भारत में कृषि का विकास हुआ। अब आगे अपन बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो पिछले 40 वर्ष है, आज से लगभग 50, 60 या 40 वर्ष पहले भारतीय कृषि में क्या क्या बदलाव, क्या क्या परिवर्तन आए, इनको अपन शॉर्ट तरीके से 3 बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पहला बिंदु क्या है? देखो, चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसा कि अपन ने देखा, हरित क्रांति के दौरान जो चावल और गेहूं के बीज थे वो विदेशों से मंगवाए गए थे, जो अधिक उत्पादन देने वाले थे, तो उत्पादन में वृद्धि होने वाली थी। तो चावल और गेहूं के उत्पादन में तो वृद्धि हुई, साथ में इसके अलावा गन्ना, कपास के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। दूसरा क्या बदलाव आया? सिंचाई, उन्नत किस्में, मशीनरी आदि का भारतीय कृषि में प्रयोग होने लगा। इससे पहले दोस्तों सिंचाई नहीं की जाती थी, सिर्फ वर्षा डिपेंडेंट जो एग्रीकल्चर है, वर्षा निर्भर जो कृषि है, बारानी कृषि जिसे कहते हैं, वो ही की जाती थी। इसके बाद में सिंचाई करना प्रारंभ किया जाने लगा। इसके अलावा उत्तम किस्में जो हाइब्रिड बीज थे, जो अधिक उत्पादन देने वाले थे, उनको भी प्रयोग में लाया जाने लगा। और इसके अलावा मशीनरी, खेती में मशीनों का उपयोग भी यानी प्रयोग भी होने लगा। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में 15 गुना वृद्धि हुई। दोस्तों, रासायनिक जो कीटनाशक है उनका भी जो प्रयोग है वो बढ़ा हरित क्रांति के बाद में, या अपन कह सकते हैं कि पिछले 40 वर्षों में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। और अधिकतर अगर अपन देखें तो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा रासायनिक कीटनाशकों की खपत हुई है। अब देखते हैं आगे वाला पॉइंट, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद में भी, एग्रीकल्चर में उत्पादन होने के बाद में प्रोडक्शन बढ़ गया, मशीनरी का प्रयोग होने लगा, सिंचाई साधनों का प्रयोग होने लगा, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। इनके चलते हुए भी भारतीय कृषि में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो किसानों को पिछड़ेपन या किसानों को पिछड़े रहने के लिए मुख्य जिम्मेदार है। अब देखते हैं वो कौन कौन सी भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। पहला आता है, भारतीय कृषि अनियमित मानसून पर निर्भर है। अनियमित मानसून पर निर्भरता, भारतीय जो कृषि है दोस्तों, उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 भाग जो है वहाँ पर सिंचाई की जाती है, और बाकी 2/3 हिस्सा
बारानी है, यानी कि वो आज भी वर्षा निर्भर है। वहाँ पर सिर्फ वर्षा के टाइम पे ही खेती की जाती है। तो अनियमित और वर्षा का जो मुख्य सोर्सेज है, जो वर्षा भारत में आती है वो मुख्य रूप से जो मानसून है उससे आती है। और जब मानसून जो है वो अनियमित और अनिश्चित है, वो कभी आता नहीं है और कभी आता है तब बहुत ज़्यादा, यानी कि फ्लड, बाढ़ की समस्या भी पैदा कर देता है। यानी कि अनियमित जो मानसून है वो भारत में कभी बाढ़ कभी सूखे की समस्या को प्रकट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भारतीय कृषकों की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है और उत्पादन में भी कमी आ जाती है। अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अपनी बुक में, तो वर्ष 2006 और 2017 में ऐसे ही बाढ़ आए थे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में, जहां पर बाढ़ आने की संभावनाएं भी ना थी। जहां पर हमेशा शुष्क एरिया था, हमेशा अकाल पड़ने की संभावनाएं रहती थी, वहां पर भी बाढ़ आए थे। तो ऐसा कहते हैं कि, ऐसा कह सकते हैं अपन कि भारतीय कृषि जो है वो अनियमित मानसून पर निर्भर है, जिससे उत्पादन में कमी होती है। दूसरा क्या है, निम्न उत्पादकता। दोस्तों भारत में पिछले 40 वर्षों में उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन फिर भी विकसित जो राष्ट्र है, अमेरिका, जापान, ये जो देश है, इनकी तुलना में अभी भी भारत में उत्पादन बहुत कम है। प्रति इकाई उत्पादन की अगर अपन बात करें तो वो बहुत कम है। तो ये दूसरी समस्या है कि भारत में प्रति इकाई उत्पादन अन्य विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है, जिसे बढ़ाया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा क्या है, वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं और ऋणग्रस्तता। वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं, देखो बाध्यताएं मीन्स जो वित्तीय संसाधन है, जहां से लोगों को वित्त मिलता है, पैसा मिलता है, एक तो उनकी कमी है। दूसरा, भारत में अधिकतर जो किसान है वो छोटे हैं, जिनके पास में जमीन कम है, और सीमांत किसान है। भारत के लगभग 40% किसान कौन से हैं, छोटे व सीमांत किसान हैं, जिनके पास में 0.5 हेक्टेयर से भी कम जमीन आती है, यानी कि बहुत छोटे काश्तकार हैं, किसान हैं। तो क्या होता है कि एक तो उनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते, दूसरा वो क्या करते हैं, जब खेती करते हैं तो ऋण लेते हैं, और बार बार ऋण लेने से वो ऋण जाल में फंस जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका जीवन है वो काफ़ी पीछे धकेल दिया जाता है। इसके बाद में आता है भूमि सुधारों की कमी। दोस्तों भारत में जो है भूमि सुधारों की बहुत कमी है। भूमि सुधारों से संबंधित बहुत कम कार्यक्रम भारतीय सरकार चलाती है। अंग्रेजों के समय में 3 प्रमुख शोषणकारी जो प्रथाएं थी वो प्रचलित थी। कौन कौन सी, रेतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी। ये 3 ऐसी प्रथाएं थी जो किसानों के शोषण का मुख्य कारण थी अंग्रेजों के टाइम पे, और इनमें सबसे ज़्यादा शोषणकारी रही जमींदारी, जिसे आप जानते होंगे। जमींदारी प्रथा सबसे ज़्यादा शोषणकारी रही है। तो उसके बाद में, आज़ादी के बाद में भी कई कार्यक्रम चलाए गए भूमि सुधारों को लेकर, लेकिन वो राजनीतिक इच्छा शक्ति, संपूर्ण या पूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति न दिखाने की वजह से पूरी तरीके से वो लागू नहीं हो पाए। उन पर टालम टोल यानी कि उनको पेंडिंग रखा गया। इसके बाद में आता है क्या, छोटे खेत और विखंडित जोत। आगे वाली समस्या है भारतीय कृषि की। भारत के जो किसानों के जो खेत है, जो जोत है, वो बहुत छोटे हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक किसान के पास में 4 हेक्टेयर भूमि है, उसके 2 पुत्र हो जाएंगे तो दोनों में डिवाइड होकर क्या हो जाएगी दोस्तों, 2-2 हेक्टेयर। फिर उनके भी 2-2 पुत्र होंगे तो क्या होगी, 1-1 हेक्टेयर हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि जोत यानी कि जो खेत है वो छोटे होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसके अलावा जो जोत है वो बिखरे हुए हैं, यानी कि एक बिखरे हुए का मतलब यह है कि उनके जो खेत है वो एक जगह नहीं है, वो अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, जिसे अपन कहते हैं, यानी कि उनके जो खेत है, जमीन है, उसकी चकबंदी नहीं की गई। चकबंदी जानते हो दोस्तों, यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं वहीं के उसकी ज़मीन जो हो आसपास में हो। अगर ऐसा होता है तो उससे क्या होता है, उस किसान को आर्थिक लाभ ज़्यादा मिलता है, और अगर खेत बिखरे हुए हैं तो क्या होता है कि उन्हें आर्थिक लाभ कम मिलता है। आगे वाला है वाणिज्यकरण का अभाव। भारतीय कृषि में वाणिज्यकरण यानी कि व्यापारिक कृषि का बहुत ज़्यादा अभाव है। अधिकतर किसान जो है वो खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, क्योंकि छोटे किसान हैं और वो अपनी ज़रूरत की फसलें उगाते हैं, इसलिए वो व्यापार नहीं कर पाते, सिर्फ जीविका निर्वाह कृषि का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। फिर इसके बाद में क्या आता है, व्यापक अल्प बेरोजगारी। भारतीय कृषि में पूरी तरीके से अल्प बेरोजगारी पाई जाती है, ऋत्विक बेरोजगारी पाई जाती है। दोबारा से चलते हैं अपने इस पॉइंट पर। भारतीय कृषि किस पर डिपेंड है, मानसून पे।
अब भारतीय कृषि मानसून पर डिपेंड है, तो ऐसा तो है नहीं कि मानसून पूरे वर्ष भर बारिश करता रहेगा। जिस टाइम पे बारिश होगा उसी टाइम पे फसल होगी। तो मतलब अन्य दो जो ऋतुएं हैं उनमें उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, और जो बारिश का टाइम होगा, मानसून का टाइम होगा, तब वो कृषि कर पाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऋतु के अनुसार भारतीय लोगों में या भारतीय कृषि में किसानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। दोस्तों, भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें ज़्यादा सिंचाई, ज़्यादा कीटनाशकों के प्रयोग के कारण हो क्या रहा है, उस भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि वो भूमि अपनी उत्पादक क्षमता खोती जा रही है। और ये समस्या जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहीं पर सबसे पहले ये सिंचाई, उन्नत किस्में या फिर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, ये सब हरित क्रांति के दौरान वहीं पर चलाया गया था, जिससे क्या हुआ, वहाँ की भूमि तीव्र गति से निम्नीकृत होती जा रही है, यानी कि अपनी उत्पादक क्षमता खोती जा रही है और बंजर भूमि में कन्वर्ट बदलती जा रही है। तो होता क्या है, ज़्यादा सिंचाई करने से जल क्रांतता, लवणीकरण, मृदा क्षरण ऐसी समस्याएं सामने आने लगती है। और गहन कृषि करने से और प्रतिभूमि के रूप में न छोड़ने की वजह से, दोस्तों भूमि को प्रतिभूमि के रूप में छोड़ते हैं। अपन ने पढ़ा कि प्रतिभूमि होता क्या है फर्स्ट लेक्चर में। प्रतिभूमि होती है जिसे प्राकृतिक उर्वरकता लेने के लिए किसी भी भूमि को 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। तो भूमि क्या करती है, वायु से नाइट्रोजन लेकर अपनी प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ा लेती है। जब गहन कृषि किया जाएगा तो भूमि को प्रतिभूमि के रूप में नहीं छोड़ा जाता, जिससे क्या होता है, मृदा अपनी प्राकृतिक उर्वरकता ग्रहण नहीं कर पाती और वो निम्नीकृत हो जाती है, यानी कि अपनी उत्पादक क्षमता को खो देती है। तो ज़्यादा कीटनाशकों के प्रयोग, ज़्यादा सिंचाई और प्रतिभूमि के रूप में न छोड़ने, यानी कि गहन कृषि करने की वजह से भूमि निम्नीकरण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, भारतीय कृषि अनियमित मानसून पर निर्भर है। भारतीय कृषि अनियमित मानसून पर निर्भर होने की वजह से उत्पादन कम होता है, क्योंकि मानसून कभी सूखे का हिस्सा बनता है, कभी बाढ़ का हिस्सा बनता है। कह सकते हैं शॉर्ट में भारतीय कृषि के 2 जुड़वां संकट है, कौन, सूखा और बाढ़। दूसरा, निम्न उत्पादकता, विकसित देशों की तुलना में प्रति इकाई उत्पादकता भारत में कम है। तीसरा, वित्तीय संसाधन, छोटे किसानों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते, वो ऋण जाल में फंस जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। चौथा, भूमि सुधारों की कमी, यानी कि किसी भी प्रकार के भूमि सुधार कार्यक्रम जो है वो या तो चलाए जाते तो उन्हें पूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ में लागू नहीं किया जाता। छोटे खेत और विखंडित जोत, भारतीय किसानों के खेत बिखरे हुए हैं, छोटे हैं आकार में, जो अलाभकारी है। वाणिज्यकरण का अभाव, अधिकतर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, व्यापारिक फसलों का स्थान नहीं है। व्यापक अल्प बेरोजगारी, यानी कि ऋत्विक बेरोजगारी पाई जाती है, ऋतु के अनुसार भारतीय कृषि में बेरोजगारी पाई जाती है। और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, ज़्यादा कीटनाशक और ज़्यादा रासायनिक खादों और ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जल संसाधन। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी इसका फ़ायदा ले सके, और लाइक में सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी अगर प्रश्न है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।